जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्योर कल्चर टेक्निक्स को देखेंगे कि आपने जो है एक प्योर कल्चर एक किसी ख़ास माइक्रो ऑर्गेनिज़म की प्योर ग्रोथ लेनी है तो आप उसको कैसे अटेन कर सकते हैं, आप उसको कैसे जो है वो एक किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए या आपने उसको स्टडी करने के लिए कैसे आपने उसको प्योरीफाइड फॉर्म में लेके आना है। तो सिंपल से इस टॉपिक में एक डिटेल जो है वो नीचे डिस्कशन है। जैसे अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिमॉन्स्ट्रेट गुड एसेप्टिक टेक्निक इन कल्चर ट्रांसफ़र और इनोकुलेशन एंड इन हैंडलिंग स्टेराइल मटेरियल्स। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, नज़र तो नहीं आते, लेकिन यह है कि उनमें आपने उसको प्योरीफाइड फॉर्म में भी लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एसेप्टिक या स्टेराइल कंडीशंस वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जिसमें आप कल्चर को ट्रांसफ़र कर सकें और वो एक मीडियम के ऊपर ग्रो कर सकें। जो उसकी ट्रांसफरिंग है या इनोकुलेशन का जो प्रोसेस है वो एक स्टेराइल या एसेप्टिक कंडीशन में हो। स्टेराइल या एसेप्टिक कंडीशन ऐसी कंडीशन है जहाँ पे किसी किस्म का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना हो। इसके अलावा हैंडलिंग में भी मींस ओवरऑल जो है आपने उसके सोर्स से जहाँ से आपने उसको लिया है उसके बाद उसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि उसमें उस कल्चर के अंदर, उस ग्रोथ के अंदर या उस पर्टिकुलर फ्लास्क जिसके अंदर आपने उसको ग्रोथ को लिया हुआ है किसी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म ना हो एक्सेप्ट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू डिमॉन्स्ट्रेट स्किल इन आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ए मिक्स्ड कल्चर यूजिंग सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम। इसमें क्या है कि आपने एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आइसोलेट करना है एक मिक्स्ड कल्चर में से, और उसके लिए आपको सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडियम का पता होना चाहिए। मीडियम की डिफरेंट टाइप्स जो कि आप फूड माइक्रोबायोलॉजी में इस कोर्स में या माइक्रोबायोलॉजी के किसी कोर्स में आप डिटेल में उसको देखते हैं, उसमें मीडिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। मीडियम जनरल पर्पस मीडियम भी होता है, सेलेक्टिव मीडियम भी होता है या डिफरेंशियल मीडियम भी होता है। तो इसी तरह से जो इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड डिस्क्राइब देयर कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी, कि आपने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी ख़ास सोर्स से आइसोलेट करना है, उसको आपने वहाँ से सेपरेट करने के बाद उसकी आपने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, या आपने उसको जर्नल जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसका स्टडी करनी है, उसकी शेप को, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज़ या उसकी जो है ग्रोथ पैटर्न आपने स्टडी करना है। तो उसके लिए भी आपको ये प्योर कल्चर फॉर्म में चाहिए होगा, और उसके लिए आपको प्योर कल्चर टेक्निक्स का पता होना चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल आपको इसमें से कुछ बेसिक टेक्निक्स और उसका इंट्रोडक्शन पता हो। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोस्ट इन्वायरमेंट्स कैरी ए मिक्स्ड माइक्रोबियल पॉपुलेशन। हमारे जो इन्वायरमेंट है अक्सर इसमें बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूबिक्विटस नेचर के होते हैं। यूबिक्विटस मीन दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट। पानी की जो है उसकी माइक्रोबायोटा डिफरेंट होगा। ह्यूमन हमारे स्किन के ऊपर देख लें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होंगे, बॉडी के अंदर डिफरेंट होंगे, माउस के अंदर डिफरेंट होंगे, क्योंकि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो एक ख़ास पीएच पे या ख़ास इन्वायरमेंट में ग्रो करता है। उसके लिए जो सर्टन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस चाहिए होती हैं उसके लिए फंक्शन के लिए को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, उसकी पीएच रिक्वायरमेंट, उसके लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही होती हैं। सो हर जो इन्वायरमेंट में उसमें इन्वायरमेंट के डिफरेंट जो कह लें कि पार्ट्स में ये डिफरेंट जो है वो सिचुएशन में डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। To fully appreciate the contribution of each group of organism to the ecology of the mass, one must first dissect the mixed culture to obtain a single colonies। जब आपने एक ख़ास प्रोडक्ट बनानी है या आपने किसी ख़ास पैरामीटर को स्टडी करना है या एक आप ख़ास ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली एक मिक्स्ड कल्चर में से एक सिंगल कॉलोनी की तरफ आना पड़ता है। या सिंगल कॉलोनी इसलिए क्योंकि एक जो एक बैक्टीरियम या एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक ही तरह की कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी जो है वो उसी ऑर्गेनिज्म को, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही होगी। द सिंगल कॉलोनी इज़ ट्रांसफर्ड or picked to a fresh medium to obtain a larger homogeneous culture
that may be studied and characterized by a variety of techniques. अब आपने जब एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की एक सिंगल कॉलोनी को देख लिया तो आपने उसको डेफिनेटली पिक करने के बाद उसकी आपने ग्रोथ लेनी है, तो उसको सिर्फ आप उसी को पिक करेंगे, उसको एक फ्रेश मीडियम के ऊपर आप ट्रांसफ़र करेंगे या इनोकुलेट उसमें करेंगे, ताकि आपके पास उस मीडियम के अंदर प्योर उसी बैक्टीरियम उसी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ज़्यादा जो है वो ग्रोथ आप उसको ले सकें, ताकि लार्जर होमोजीनियस कल्चर डेट मे बी स्टडीड एंड करेक्टराइज बाई ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। अब आप उसको स्टडी कर सकते हैं जब आपके पास प्योर कल्चर आ जाएगा, या आप उसको करेक्टराइज कर सकते हैं। वन सच टेक्निक इज़ कॉल्ड एसेप्टिक टेक्निक। तो इसको एसेप्टिक टेक्निक बोलते हैं कि इसमें जो है वो स्टेराइल कंडीशंस में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स एंड हेल्थ वर्कर यूज़ दिस टेक्निक टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ कल्चर्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, क्योंकि इन्वायरमेंट में हर तरफ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, हवा में भी हैं, सरफेसेस के ऊपर भी हैं। तो आपने जब एसेप्टिक कंडीशन में काम करना है तो डेफिनेटली जो है आप उसको तभी जो है वो एक प्योर कल्चर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट या हेल्थ वर्कर जो भी उस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ वर्क कर रहा है, चाहे वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि जो कंटेजियस डिजीज़ होती हैं वो उसमें हेल्थ वर्कर्स या माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी जो हैं उनको वो वैसी कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं। और इसका मकसद क्या है? एंड टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिजीज़ एजेंट्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, ताकि जो है बाहर से एक तो वो ट्रांसफ़र ना हो सके, और दूसरा ये है कि इसमें आप डिज़ीज़ एजेंट्स जो हैं उसकी बॉडी के अंदर एंट्री को आप प्रिवेंट करें, क्योंकि जो पैथोजेंस या डिज़ीज़ काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे वो अगर वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो एक ख़ास लिमिट पे जाके वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे या डिज़ीज़ कॉज करेंगे। So, as a result, infection can occur through contamination of your hands and clothing with material from your bacterial cultures. अगर वो आपके हाथों को लग जाए या आपके कपड़ों को लग जाए तो वो बॉडी के अंदर उनको एक जाने का रास्ता मिल सकता है, वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्शन होता है कि आप जो लाइव माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वायबल होते हैं उनकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसको फूड इन्फेक्शन बोलते हैं या जनरली इन्फेक्शन बोलते हैं। अब एसेप्टिक टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? एसेप्टिक टेक्निक्स आल्सो कॉल्ड स्टीराइल टेक्निक्स आर डिफाइंड एज द प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग अ कल्चर फ्रॉम वन वेसल टू another without introducing any additional organism to the culture or contaminating the environment with the culture। के एसेप्टिक कंडीशन स्टेराइल कंडीशंस हैं। सेप्सिस जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बोलते हैं, जहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म हो या इन्फेक्शन हो उसको सेप्सिस बोलते हैं। और एसेप्टिक टेक्निक्स, अब एसेप्टिक टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि विदाउट एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म जो आप प्योरीफाइड फॉर्म में आप उसको लेके चल रहे हो। दीज आर डिफाइंड एज द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग ए कल्चर फ्रॉम वन वेसल टू एन अदर। अब एसेप्टिक टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आपने अगर एक फ्लास्क में से एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करना है तो एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप जब ट्रांसफ़र करते हुए हवा में से या जो है जिस मटेरियल के साथ जिस लूप के साथ आप उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसके साथ कोई और माइक्रोऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वहाँ पे ना आ सके, और आप जो दूसरे वेज़ल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो भी प्योरीफाइड फॉर्म में हो, और जो आपके पास पहले वेज़ल में या पहली फ्लास्क में पड़ा है वो भी कंटेमिनेट ना हो। और दूसरा इसका मकसद ये भी होता है कि आपके पास प्योर कल्चर तो आ जाएगा उस फ्लास्क में, लेकिन आपने साथ साथ इन्वायरमेंट को भी प्रिवेंट करना है। इन्वायरमेंट की कंटेमिनेशन से हवा में भी जो है वो ट्रांसफ़र होने से माइक्रोऑर्गेनिज्म को उससे बचाना है। The following condition must exist for aseptic techniques to be successful। अब aseptic techniques आप कैसे वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं? उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आप प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ जो है इन्वायरमेंट वो एसेप्टिक रहे। द वर्क एरिया मस्ट बी वाइप्ड विद एन एंटीसेप्टिक टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पोटेंशियल कंटेमिनेंट्स।
आप जिस एरिया में जहाँ पे जिस सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं उसको आपने काम करने से पहले और काम करने के बाद आपने उसको वाइप आउट करना है अच्छी तरह से किसी ऐसे मटेरियल के साथ जो कि ख़ुद से जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सके, मींस वो एंटी माइक्रोबियल नेचर का हो, ताकि उसमें से आप पोटेंशियल जो कंटेमिनेंट्स है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको आप ख़त्म कर सकें। द ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी स्टेराइल। अब उस इन्वायरमेंट का भी स्टेराइल होना ज़रूरी है, और जिस इंस्ट्रूमेंट या जैसे बैक्टीरियोलॉजिकल वायर लूप आप यूज़ करते हैं तो उस लूप का भी स्टेराइल होना ज़रूरी है। द वर्क मस्ट बी accomplished quickly and efficiently to minimize the time of exposure during which contamination of the culture or laboratory worker can occur। और इस टाइम को एफिशिएंटली कैरी आउट करना चाहिए ताकि जो एक्सपोजर है माइक्रोऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ या जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो कम से कम हो, और जितना ये एफिशिएंटली आप कैरी आउट करेंगे आप मैक्सिमम जो है वो स्टेराइल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। Developing a thorough understanding and knowledge of aseptic techniques and culture transfer procedure is a prerequisite to work in with microbiological cultures। अब एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करना या माइक्रोऑर्गेनिज्म के कल्चर को हैंडल करना ये एक बेसिक टेक्निक है। जब आप स्टार्ट करें कि आपने एक प्योर कल्चर लेना है उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यू कैन सेव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड अवॉइड erroneous results if a few simple and common sense rules are observed when working with cultures। जब आपके पास इस चीज़ का नॉलेज होगा कि आप स्टेराइल कंडीशंस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसको कल्चर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है। इससे आप जो है अपना टाइम, एनर्जी और अपने रिसोर्सेज जो हैं, मीडियम जो है, इन सभी चीज़ों को आप बता सकते हैं। और इसके लिए कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं कि आप एसेप्टिक कंडीशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है कुछ एसेप्टिक कंडीशंस को मज़ीद देखते हैं कि इसमें क्या क्या एसेप्टिक कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं। सो ऑलवेज स्टेरिलाइज योर इनोकुलेटिंग लूप बाय फ्लेमिंग बिफोर यूजिंग इट टू एंटर एनी कल्चर मटेरियल। जैसे इन्वायरमेंट का क्लीन होना ज़रूरी है, इसी तरह से जैसे पहले डिस्कस किया कि जो आप टूल्स या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, टूल्स उनका भी स्टेराइल होना ज़रूरी है। इसके लिए मोस्टली हम जो है बैक्टीरियोलॉजिकल वायर लूप जो यूज़ करते हैं उसको आप फ्लेम के ऊपर स्टेरिलाइज कर लेते हैं कि वो बैक्टीरियोलॉजिकल वायर लूप आपने पहले भी उसके साथ कोई ना कोई बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र किया होगा, या वो इन्वायरमेंट में पड़ी है तो वो खुद से कंटेमिनेशन से, हवा से या कहीं से भी हो सकती है, तो इसको जो है स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है। ऑलवेज फ्लेम दी लिप ऑफ द कल्चर ट्यूब बिफोर इंसर्टिंग योर स्टेराइल लूप इनटू द कल्चर। अब जो भी चीज़ें जो है वो कांटेक्ट में आती हैं, चाहे इन्वायरमेंट के बाद हमने बैक्टीरियोलॉजिकल वायर लूप को देखा, फिर आप जिस ट्यूब के साथ, कल्चर ट्यूब के साथ या टेस्ट ट्यूब के साथ आपने उसमें से कल्चर को ट्रांसफ़र करना है, आपने उस लूप के, उस ट्यूब के जो है वो एंड्स को भी स्टेरिलाइज कर लेना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप जब बैक्टीरियोलॉजिकल वायर लूप को उसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर डालेंगे तो वो उसके किनारों के साथ टच कर जाए, वो उसका मैक्सिमम जो है एक्सपोजर एनवायरनमेंट के साथ होगा, या बाज़ उसको टच भी किया हो सकता है, किसी और उसका सरफेस के साथ कांटेक्ट हो सकता है, या जो आप उसके ऊपर लिड एटलीस्ट वो पुट कर रहे हैं वो भी इन्वायरमेंट के साथ या हवा के साथ इन कांटेक्ट आती है। सो उसको जो है बिफोर इंसर्टिंग योर बैक्टीरियोलॉजिकल वायर लूप इन दैट ट्यूब यू फर्स्ट स्टेरिलाइज द एंड्स ऑफ, और जस्ट स्टेरिलाइज और फ्लेम अप द लिप ऑफ दैट कल्चर ट्यूब। इसका मकसद क्या है? दिस डिस्ट्रॉयज एनी कंटेमिनेशन सेल्स दैट मे हैव बीन inadvertently deposited near the lip of tube during previous transfers or by other means। जो कि पहले डिस्कस किया कि उसको जो है इन्वायरमेंट कॉन्टैक्ट के साथ, या जो उसके ऊपर प्लग लगाया जाता है या जो लिड लगाया जाता है उसके साथ कॉन्टैक्ट जो होता है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की कंटेमिनेशन का बायस बन सकता है। कीप ऑल कल्चर मटेरियल्स कवर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव कैप्स एंड लिड्स व्हेन नॉट मेकिंग ट्रांसफर्स।
जब आप उसे जो है यूज़ ना कर रहे हो, आपने ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, या जो है वो वैसे ही आपने उसको रखा हुआ है, तो कोशिश करें कि उन सारे मटेरियल को आप कवर करके रखें। उसके ऊपर कैप लगाओ, उसके ऊपर प्लग लगाओ। जब आप एक दफ़ा प्लग उतार लेंगे, वो इन्वायरमेंट में पड़ा होगा, उसको आप किसी सरफेस पे रखेंगे, जब दोबारा आप उसको पुट करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि कंटेमिनेशन हो जाए। डो नॉट ले ट्यूब कैप्स और पेट्री डिश लिड्स ऑन द टेबल टॉप। अब जो टेबल टॉप है डेफिनेटली वो कंटेमिनेटेड होगी, आप उसके ऊपर ना रखें। जो टेस्ट ट्यूब का आप कह लें कि जो उसके ऊपर लिड लगाना है, या उसका जो कवर है, या प्लग है, कॉटन प्लग है, या पेट्री डिश का जो लिड है, वो उसके एंड्स को जो है वो कंटेमिनेट करने का बायस बनेगा, देयर बाई एक्सपोजिंग कल्चर टू पॉसिबल कंटेमिनेशन। और डेफिनेटली जो है वो कंटेमिनेशन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। When transferring colonies from petri plates, use the lid as a shield by slightly raising it enough so that your loop can be inserted but the agar surface is still protected from contaminants falling upon it. और जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या एक प्लेट से आप दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, दूसरी प्लेट के ऊपर मीडियम के ऊपर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या एक प्लेट से आप ब्रॉथ में जो है आप उसको इनाकुलेट कर रहे हैं, उस वक्त आप जो क्या करते हैं कि यूज़ द लिड एज ए शील्ड। आप उसको थोड़ा सा जो है वो एक कह लें कि टिल्ट फॉर्म में उस प्लेट के ऊपर एज ए कवर आप उसको प्लेस करते हैं, थोड़ा सा उसको खोलते हैं ताकि जो है एयर प्रेशर की वजह से भी वो कंटेमिनेट ना हो और उसका एक शील्डिंग इफेक्ट आ जाए। डू नॉट अलाउ ट्यूब क्लोयर्स एंड पेट्री डिश लिड्स टू टच एनीथिंग एक्सेप्ट देयर रिस्पेक्टिव कल्चर कंटेनर्स। अब जो उस ट्यूब के लिड हैं, या उसके ऊपर जो आप ढक्कन प्लग कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, या पेट्री डिश के लिड हैं, आप उनको टच नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट देयर रिस्पेक्टिव कल्चर कंटेनर्स, कि सिर्फ़ और सिर्फ उस कंटेनर के ऊपर ही आप उसको प्लेस रखें, और उसका कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है वो कांटेक्ट उसी ट्यूब के साथ रहे, एक्सेप्ट कि आप इन्वायरमेंट जो है उस जब आप उसको डेफिनेटली ट्रांसफ़र करना है तो आपको लिड उतारना भी पड़ेगा। तो आप जो है उसको लिड को सरफेस के साथ इन कांटेक्ट ना दें, या उसके जो एजेस होते हैं या उसके लिप्स हैं वो उसको आप किसी सरफेस के साथ या इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट होने से अवॉइड करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? दिस विल प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ क्लोयर्स एंड देयर ऑफ कल्चर्स। डेफिनेटली वो लिड की भी कंटेमिनेशन से अवॉइड उससे बचेगी, और जब आप उसको प्लेस करेंगे पेट्री प्लेट के ऊपर या टेस्ट ट्यूब के ऊपर, वो भी जो है वो कंटेमिनेट नहीं होगी। Then bacteria are found in all parts of laboratory environment, on the workbench, in the air, on your hands. The precise methods for handling sterile material, for taking samples, for making cultures, or for disposing of contaminated materials after use are all designed to prevent the spread of bacteria from one area to another. अब जैसे कि हम कहते हैं कि यूबिक्विटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। आपने उसको कंटेमिनेट होने से बचाना है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं कि आपका लेबॉर्ट्री के अंदर वर्किंग एनवायरनमेंट वर्क बेंच हो सकता है, एयर है, या आपके हैंड्स हैं जिसके साथ आप हैंडल कर रहे हैं। हाथों के लिए आपको सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहनना ज़रूरी होता है। एयर के लिए आप जो है उसको मैक्सिमम उसका जो है अवॉइड करते हैं कि मिनिमम टाइम में आप उसका ट्रांसफ़र कर लें, या उसका एक्सपोजर हो इन्वायरमेंट के साथ। और जो वर्क बेंच या वर्क सरफेस है, आप उसको किसी जो है वो ऐसे एंटी माइक्रोबियल या एथेनॉल के साथ आप उसको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो है जब आप प्योर कल्चर जब आप ले रहे हो उस वक्त आप ट्रांसफरिंग में या इनोकुलेशन में आप इसको अचीव करते हैं। इसके अलावा भी जब आप उस कल्चर के साथ या उस बैक्टीरिया के साथ आप वर्क कर लेते हैं, तो आपने उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ भी करना होता है। उस वक्त भी ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो उसको लिया जाता है। Close attention to details in the written procedure and in your instructor demonstration will prevent contamination and infection and will be practical value in the future.
आप डेफिनेटली किसी लैब इंचार्ज या उस स्टाफ के साथ या जो आपको इंस्ट्रक्टर है, आप उसकी मौजूदगी में ये काम फर्स्ट आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आप इसको जो है ख़ुद से परफॉर्म करते हैं। अब आपने प्योर कल्चर लेना है, ये तो हो गया स्टीराइल टेक्निक्स, आप उसको कैसे ले सकते हैं। फिर जर्नल जो है कुछ मीडिया वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, इसमें जो जो यूज़ हो सकते हैं, दोज इंक्लूड जर्नल, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम। In addition to using sterile techniques, you will have the opportunity to utilize differential and selective medium to assist you in the pursuit of pure culture. A selective medium selects for the growth of specific microbes. जनरल पर्पस मीडियम जो होता है, उसका नाम ही बता रहा है कि ये जनरल पर्पस है, उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स वो उस पर ग्रो कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, मोल्ड है, तो उसके ऊपर ये सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। जबकि एक जो सिलेक्टिव होता है, डेट सेलेक्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स, वो एक पर्टिकुलर माइक्रोब है, उसकी माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उसकी सिर्फ ग्रोथ को अलाउ करता है और उसका सेलेक्टिवली उसकी सिर्फ ग्रोथ करता है। वाइल इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर्स, डेफिनेटली वो दूसरों को फिर वो वहाँ पे इनहिबिट करेगा। बाय वर्च्यू ऑफ सम डिस्टिंग्विशिंग न्यूट्रिशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उस मीडियम की ये प्रॉपर्टी है कि वो उसको किसी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट के साथ या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, विच इंक्लूड एबिलिटी टू यूटिलाइज लैक्टोज एज ए सोल कार्बन सोर्स, सर्वाइवल एट ए लो और हाई pH, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिव इनहिबिटर्स सच एज बाइल, क्रिस्टल वायलेट, एंटीबायोटिक्स। अब सेलेक्टिव आपने उसको कैसे बनाना है, आप सम टाइम उसके अंदर ऐसा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट डाल देते हैं जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इन्हांस करेगा, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म के अपना जो है वो उसके अंदर पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं जो कि पर्टिकुलर शुगर को या पर्टिकुलर जो है वो एक न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है लैक्टोज के, जो लैक्टोज फर्मेंटिंग माइक्रोब्स होंगे वो सिर्फ लैक्टोज को ही यूज़ कर सकेंगे। तो आप ऐसे जो है माइक्रोब जैसे कोलीफॉर्म्स हैं, आप उनकी ग्रोथ लेना चाह रहे हैं, तो वो आप उस मीडियम के अंदर लैक्टोज डाल देंगे ताकि वो सिर्फ लैक्टोज को कंज्यूम कर सकें। जब वो सिर्फ लैक्टोज कंज्यूमिंग उसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म आएंगे तो वही ग्रो करेंगे, अदर दैन जो कि उसके अलावा जो लैक्टोज को कंज्यूम नहीं कर सकते तो वो उसमें ग्रो नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा बाज़ फाफ्स के अंदर जो है pH को लिमिट कर दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर लो या हाई pH पे ग्रो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म कर सकें, तो आप उन्हीं को सिर्फ अलाउ करते हैं और मीडियम की आप pH को चेंज कर देते हैं। फिर बाज़ फाफ्स के अंदर आप इनहिबिटर्स डाल देते हैं, जैसे सॉर्बेट्स हैं, वो फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे, और कुछ एंटीबायोटिक्स टाइप डाल देंगे जो कि पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म की या बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें, जैसे बाइल है, क्रिस्टल वायलेट है या एंटीबायोटिक्स है। क्रिस्टल वायलेट है वो जो उसको जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को अटेन करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, वही जो है वो एक कलर प्रोड्यूस करके या जो है एंटीबायोटिक्स डाल के वो एक पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देंगे। तो जनरल और सेलेक्टिव के बाद थर्ड टाइप है डिफरेंशियल मीडियम। डिफरेंशियल जैसे कि वो उसका नेम जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि दिस डिफरेंशिएट्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स। A differential medium enlists a particular bacterial property to allow visual differentiation of one organism from another, कि वो आपको विजुअली जो है वो एक डिफरेंशिएट कर देता है। वो किस बेस पे करता है कि उस मीडियम के अंदर ये प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल एबिलिटी टू फर्मेंट ए पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट लाइक लैक्टोज alters a pH इंडिकेटर एंड ए लैक्टोज अब उसमें क्या होगा कि एबिलिटी टू फर्मेंट ए पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट लाइक लैक्टोज alters a pH इंडिकेटर, कि एक अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ लैक्टोज को यूज़ कर रहा है तो वो उसका इंडिकेटर के तौर पे एक्ट कर रहा है, विच alters pH इंडिकेटर, एंड लैक्टोज फर्मेंटर कॉलोनी हैज़ अ डिस्टिंक्ट कलर कंपेयर टू लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स विच आर नॉट कलर्ड। जो लैक्टोज को नहीं फर्मेंट कर रहे होंगे
वो लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स हैं, उनका डिफरेंट कलर होगा। मैनी टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया पोजेस बोथ करेक्टरिस्टिक्स सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल, selecting for one type of bacteria and then differentiating among that type। बाज़ वो किसी ख़ास ग्रुप ऑफ जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप है बैक्टीरिया का या माइक्रोऑर्गेनिज्म का, उसे उसी को अलाउ करेगा। और लेकिन उसी टाइप के अंदर बाज़ सब स्ट्रेन होती है, उसकी सीपीसी के अंदर स्ट्रेन आ जाती है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये मीडियम को यूज़ किया जाता है। There are hundreds of selective and differential medium, but a few of more common ones as well as those used for general purpose are described as nutrient agar। अब इन मीडिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे अगर जनरल पर्पस मीडियम की बात करें तो उसमें न्यूट्रेंट एगर दैट इज़ एग्जांपल, फिर सप्लीमेंटल न्यूट्रेंट एगर, एल और एल बी एगर, ट्रिप्टिक सोय एगर, TSA। These media are general cultivation and maintenance media used for many environmental organisms that do not have the special growth requirements such as E. coli, Staphylococcus and Bacillus। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कि आप उसको ग्रोथ लेना चाह रहे हैं या उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, आप डिफरेंट मीडिया को यूज़ करते हैं। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ये भी एक मीडिया है। दिस इज़ यूज टू कल्टिवेट एंड मेंटेन द मोर फेस्टिडियस bacteria such as Neisseria species and Streptococcus। However, it can also be used as a general cultivation and maintenance medium for the species which are not fastidious। Fastidious organisms are those which have specific nutritional requirements for growth। इसी तरह से sheep blood agar है। This is a medium with TSA, SNA और BHI, जो कि पीछे हमने देखे ट्रिप्टिक सोय एगर है, ब्रेन हार्ट एफ्यूजन है, एज ए बेस एंड 5% शीप ब्लड। अब इसमें शीप ब्लड में एगर में शीप ब्लड जो है वो ऐड कर दिया जाता है। उसकी आगे उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे ब्लड इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ मीडियम टू प्रोवाइड ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड बाय फैस्टिडियस पैथोजेंस। उनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट है। बैक्टीरिया में आल्सो बी करेक्टराइज बाय देयर एबिलिटी टू कॉज हेमोलाइसिस ऑफ द ब्लड सेल्स, क्योंकि जो बैक्टीरिया वो हेमोलाइसिस में इन्वॉल्व होंगे, रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन करेंगे, वो डेफिनेटली वो उसके ऊपर ग्रो करेंगे। अल्फा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ जोन ऑफ partial clearing greening around single isolated colonies। Beta hemolytic bacteria produce a complete zone of clearing surrounding isolated colonies, and gamma hemolytic bacteria produce no hemolysis around colonies। तो ये डिफरेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, वो डिफरेंट इसमें जोन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसी तरह से एक CNA एगर है। दिस इज़ अ शीप ब्लड एगर विद नेलिडिक्सिक एसिड। उसका क्या है, नेलिडिक्सिक एसिड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड रॉड्स एंड मोस्ट ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। तो ये सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से एक मैकॉनकी एगर है। दिस इज़ यूज टू आइसोलेट एंटेरोबैक्टीरियासी एंड अदर रिलेटेड एंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स। बेसिकली जो मैकॉनकी है इसको मोस्टली जो है वो स्क्रीचिया कोलाई के लिए यूज़ किया जाता है। एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली के अंदर और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि जिसके लिए इस मीडियम को यूज़ किया जाता है। This includes bile salts and crystal violet, which inhibit the growth of gram-positive bacteria। Gram-negative cocci and fastidious gram-negative rods. Lactose is a sole carbohydrate source। Lactose fermenters produce colonies in varying shades of red due to conversion of neutral red indicator dye, red below pH 6.8, from the products of mixed acids। Bacteria which do not ferment lactose appear colorless or transparent। कि अब मैकॉन के अंदर लैक्टोज़ है, जो बैक्टीरिया इस लैक्टोज़ को फर्मेंट कर सकेंगे वो इसके ऊपर ग्रो करेंगे, जबकि दूसरे जो हैं पीएच की बेस पे या लैक्टोज़ को जो नहीं फर्मेंट कर सकते वो इस पर ग्रो नहीं कर सकते। सो इट इज़ यूज एज ए डिफरेंशियल मीडियम। मैनिटोल सॉल्ट एगर है। उसमें जैसे नाम है इसके अंदर मैनिटोल है और साल्ट की कंसनट्रेशन होगी। दिस मीडियम कंटेन्स 7.5% NaCl।
उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होगा विच हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया अदर दैन द स्टेफिलोकोकाई। अब स्टेफिलोकोकाई या स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया हैं ये हाई साल्ट कंसनट्रेशन पे ग्रो करते हैं, और जो लो साल्ट कंसनट्रेशन पे ग्रो करते हैं वो इस मीडियम के ऊपर ग्रो नहीं कर सकेंगे। इट आल्सो कंटेन्स मैनिटोल एज द कार्बोहाइड्रेट सोर्स एंड पीएच इंडिकेटर, फिनोल रेड फॉर डिटेक्टिंग एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द मैनिटोल फर्मेंटिंग स्टेफिलोकोकाई। एक तो उसमें साल्ट कंसनट्रेशन है जो कि स्टेफिलोकोकाई को इन्हांस कर रही है उसकी ग्रोथ को। दूसरा मैनिटोल जो है वो शुगर ऐड की गई है फॉर देयर ग्रोथ। फिर पीएच इंडिकेटर है और फिनॉल रेड है जो कि इस डिटेक्शन में जो कि ऐसे स्टेफिलोकोकाई जो उनको फर्मेंट कर सकें वो उनकी डिटेक्शन में हेल्प करती है। मैनिटोल फर्मेंटिंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ येलो जोन सराउंडिंग देयर ग्रोथ while other staphylococcus do not produce a color change। तो यहाँ पे जो है ये डिफरेंट सिलेक्टिव जर्नल और डिफरेंशियल मीडिया की एग्जांपल दी गई हैं। फिर अगर यूबिक्विटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म देखा जाए, जिस तरह से कहा जाता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है एवरीवेयर प्रेजेंट हैं। ऑल्दो बैक्टीरिया यूबिक्विटस इन नेचर, बिगनिंग microbiology students are unaware of the extent of their presence. This lab will introduce you to a variety of differential type of bacteria, the variation in types and number found in different habitats, and the physical condition necessary for growth. You will take sample from a variety of sources: your own body, the laboratory environment, the outside natural environment, and inoculate each sample to a solidified agar culture medium containing nutrients, sugar, amino acid, vitamins, and minerals necessary for bacterial growth. These culture will then be incubated at two different temperatures. Within 1 or 2 days, each bacterium will reproduce by many cell divisions, resulting in a single visible colony that contains millions of cells. Each bacterial species has its own characteristic type of colonial growth which will vary from that of other bacteria in size, shape, color and consistency। तो हम जैसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है कि आप जो है हाथों का जो है वो सैंपल लें, स्वैब लें, किसी और सरफेस से लें, लेबॉर्ट्री के डिफरेंट सर्फेस से आप लें, और आप उसको एक जनरल पर्पज़ मीडियम के ऊपर, जिस तरह से जो इसकी रिक्वायरमेंट बताई गई है, शुगर हो, उसमें अमाइनो एसिड, वाइटामिन हो, मिनरल्स हों, तो आप इसके लिए जनरल पर्पज़ मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसके ऊपर जब इनाकुलेट करेंगे, उसके ऊपर प्लेस करेंगे, तो आप उसके ऊपर ग्रोथ को देखेंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स की होगी। तो वो डिफरेंट टाइप की ग्रोथ है, वो डिफरेंट बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो उसको आप बाद में उनको स्टडी कर सकते हैं। वो कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए बैक्टीरिया की कॉलोनी की साइज़, शेप, उसको कलर उसका देखा जाता है और कंसिस्टेंसी देखी जाती है, जिसको हम